हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर शुरू किया था और इसमें अपन ने विसरण, सुसाध्य विसरण और सुसाध्य विसरण के अंदर जो एंटीपोट, यूनिपोट और इस तरह के निष्क्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन, ये सब चीजें अपन ने डिस्कस की थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और ये है जल विभव। इसी को अपन कहते हैं जल अंतः शक्ति। इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं वाटर पोटेंशियल। इंग्लिश में अपन इसको वाटर पोटेंशियल कहते हैं। कई जगह इसे केमिकल पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है, रासायनिक विभव के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है और इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जल जो होता है, जो पानी होता है, उसमें कुछ ऊर्जा होती है और वो मुक्त अवस्था में, मतलब जिसको अपन गतिज ऊर्जा कहते हैं, वो मुक्त अवस्था में होती है, फ्री एनर्जी होती है। और वो फ्री एनर्जी ही अपन बेसिकली उसको जल विभव के नाम से जानते हैं। भाई जल के अंदर जो जल के अणु हैं वो किस ऊर्जा के हिसाब से मूव कर रहे हैं, कितनी ऊर्जा से मूव कर रहे हैं, उसके लिए अपन जल विभव शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ठोस में और गैसों में देखें तो जो उनके अणु होते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है, उनका जो परिवहन होता है, वो अनियमित तरीके से होता है। जल में ये थोड़ी सी अलग से होती है, थोड़ी अलग तरीके से होती है। तो मैं इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। जल में गतिज ऊर्जा होती है जो जल विभव कहलाती है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली में ऐसी ऊर्जा है जो जल के अणुओं के कारण होती है। जल के अणु जितने अधिक होंगे उतनी अधिक, जल के अणु जितने अधिक होंगे तो इसका मतलब उतनी अधिक उसका जल विभव होगा। ठीक है, जल के अणु जितने अधिक होंगे उतना अधिक उसका जल विभव होगा। देखिए और थोड़ा सा मैं इसको बेसिक क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कंटेनर है और एक में खाली जल बस भरा हुआ है और कुछ नहीं है, मतलब उसमें किसी भी तरह का पदार्थ घुला हुआ नहीं है। और मान लीजिए दूसरा जल है, दूसरा कंटेनर है, इसमें जो जल है इसमें कुछ पदार्थ घुले हुए हैं। मान लीजिए नमक अपन ने इसमें घोल लिया या शक्कर इसमें घोल ली। तो अगर जल विभव की बात करें तो जल विभव जो है वो इसका ज़्यादा होगा, ऊपर वाले का, जिसमें कोई भी चीज़ घुली हुई नहीं है। जबकि नीचे वाले में जल विभव कम हो जाएगा, थोड़ा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उसके अणु जो हैं, मतलब जल के अणु जो हैं, क्योंकि उसमें पदार्थ को घोल दिया है, किसी छोटे से कम मात्रा में पदार्थ को घोला है, तो जल की जो एक्चुअल ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, वो प्रभावित होगी, वो कम होगी और उसके कारण फिर जल विभव भी कम हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हम जानते हैं जल तो कई प्रकार के होते हैं, पर जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल मतलब प्योर वाटर जो होता है, उसका जो जल विभव होता है वो उसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, वो सबसे अधिक उसका मान होता है जल विभव का, और ये होता है शून्य के बराबर। मतलब सबसे ज्यादा जल विभव की जो वैल्यू आती है वो आती है 0। शुद्ध जल का जल विभव सबसे अधिक होता है। अब ये आप समझ गए होंगे कि शुद्ध जल का सबसे अधिक जल विभव क्यों होगा, क्योंकि शुद्ध जल में और कोई चीज तो घुली होगी नहीं, है ना, उसमें सिर्फ जल के ही अणु होते हैं, इसीलिए इसका जो जल विभव है वो सबसे अधिक होता है। शुद्ध जल का जल विभव सबसे अधिक होता है
जो कि शून्य होता है, शून्य मतलब जीरो होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें कोई भी पदार्थ डालते हैं तो जल विभव कम हो जाएगा। जल में किसी पदार्थ को मिलाने के पश्चात जल विभव कम हो जाता है। मतलब देखिए, अब मैक्सिमम वैल्यू इसकी जीरो है ना, हाईएस्ट वैल्यू इसकी जीरो है, और अगर ये जल विभव जीरो से भी कम हो रहा है मतलब वो माइनस में जा रहा है, यानी हम जितना पदार्थ इसमें मिलाएंगे वो जो वैल्यू है जल विभव की वो ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। अब यहाँ पे जल विभव जो होता है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है, जल विभव दो चीज़ों पे निर्भर करता है। इसके अलावा जल विभव को अपन एक ग्रीक चिन्ह से दर्शाते हैं जिसको अपन साई कहते हैं। जल विभव को ग्रीक लेटर साई, ये साई इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग है PSI, साई से दर्शाया जाता है। ठीक है, जल विभव को ग्रीक लेटर साई से दर्शाया जाता है, और इसकी जो इकाई होती है वो जैसे दाब की, क्योंकि विभव है, ठीक है, तो इसकी जो इकाई होगी वो दाब वाली ही होगी, यानी इसकी इकाई पास्कल होती है। इसकी इकाई पास्कल होती है, मतलब पास्कल के टर्म्स में इसको मेजर किया जाता है, और इसको अपन लिखते हैं कुछ ऐसे, साई डब्लू, डब्लू मतलब जल के लिए, वाटर के लिए, और ये बराबर होता है दो चीज़ों के, साई S प्लस साई P। साई S मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल यानी विलय विभव, और दूसरा होता है साई P मतलब प्रेशर पोटेंशियल यानी दाब विभव। यहाँ पे साई S जो है, ये साई, पहले अपन तीनों को लिख लेते हैं, ये जो साई W है इसको अपन कहते हैं जल विभव, साई S जो है इसको अपन कहते हैं विलय विभव यानी सॉल्यूट पोटेंशियल, और जो साई P है इसको अपन कहते हैं दाब विभव यानी प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, जल विभव बराबर विलय विभव प्लस दाब विभव, इसके बराबर ये होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 0, और हम इसमें कुछ भी मिलाएंगे मतलब इसकी वैल्यू माइनस में होती जाती है। अब देखिए, ये वाला अपन पहले बात करते हैं साई S के बारे में। साई S मतलब होता है विलय विभव, मतलब हम जल में कोई पदार्थ जब ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू, साई S की वैल्यू और ज्यादा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती जाती है। जब जल में कोई पदार्थ मिलाते हैं तो साई S ऋणात्मक होता जाता है। मतलब हम जितना भी पदार्थ मिलाते जाएंगे, अगर हम पदार्थ को अधिक मात्रा में डाल रहे हैं मतलब साई S जो है वो अधिक ऋणात्मक हो जाएगा। जब जल में कोई पदार्थ मिलाते हैं तो साई S ऋणात्मक होता जाता है, और मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि साई S जो है
ये सामान्यतः ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव होता है। और अगर हम दाब विभव की बात करें, दाब विभव क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, जब कोई पदार्थ, जब कोई जल किसी कोशिका के अंदर आता है तो वो एक तरह का दाब वहां पे बनाता है। ठीक है, तो हम जितना भी पदार्थ मिलाएंगे तो वो किसी तरह का दाब वहां पे बनाता है, जिसके कारण दाब विभव आता है, और वो इसकी जो वैल्यू होती है वो प्लस में होती है। इसका मान धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हमेशा प्लस में होता है। तो अब फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस और साई पी। देखिए, एक होती है स्फित कंडीशन, एक होती है स्फित परिस्थिति। स्फित परिस्थिति मतलब, स्फित कंडीशन मतलब जब कोशिका के अंदर जल प्रवेश कर रहा है और वो जल अंदर आने के बाद कोशिका भर जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं स्फित। और अंदर जो जल होता है उसके कारण जो दाब बनता है उसको अपन कहते हैं स्फित दाब और स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन आने वाले कुछ पार्ट में अब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गया जल विभव के बारे में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन में पूछी भी जा चुकी है, कभी भी जल जो होता है वो हमेशा अपने अधिक जल विभव से कम जल विभव की तरफ गति करता है। हमेशा अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर जाता है। ठीक है, जल हमेशा अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर जाता है, और इसका साइन इंपॉर्टेंट है। और साई एस हमेशा इसमें नेगेटिव होता है, साई पी हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं ये मैं और आपसे एक बार डिस्कस करता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे हमने 4 कोशिकाएं बनाई। ये है ए, बी, सी और ये डी। यहां पे मान लीजिए साई एस का मान दिया हुआ है, साई एस का मान दिया हुआ है, ये है -5। ठीक है, ये सब दाब इकाई है, मतलब यूनिट सबकी एटीएम होगी और पास्कल होगी। तो यहाँ पे इकाई सब में नहीं लिख रहा हूं मैं। और मान लीजिए ये है 2। ठीक है, दूसरी कंडीशन में ये दिया है, साई एस दिया है -5 और साई पी दिया है 5। तीसरी कंडीशन में साई एस दिया है -1 और साई पी दिया है 0। ठीक है, और चौथी कंडीशन में साई एस दिया है -4 और साई पी दिया है 1। या इसको मैं 2 कर देता हूं तो थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन समझना। अब ये अपने सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। मैंने यहाँ पे डायग्राम के द्वारा आपको बताया, कई बार ये लिखा आ जाता है कि किसी तंत्र में कोई कोशिका ए है और उसमें साई एस और साई पी का मान ये है, बी है, साई एस और साई पी का मान ये है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर यहाँ पे हम जल का मूवमेंट, जल का परिवहन देखें तो वो किस कोशिका से किस कोशिका की तरफ होगा। ठीक है, तो अपन इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए, हम चारों केस में यहाँ पे साई डब्ल्यू का मान निकालेंगे। तो फर्स्ट केस में साई डब्ल्यू जो आएगा, साई डब्ल्यू ए केस के लिए साई एस प्लस साई पी फॉर्मूला होता है, हमें पता है साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी होता है। तो साई एस प्लस साई पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 प्लस ये हो जाएगा 2, यानी फर्स्ट केस में आया -3, मतलब यहाँ पे आ रहा है -3। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पे भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, साई डब्लू बराबर साई एस साई पी। तो यहाँ हो जाएगा साई डब्लू का क्या है -5 और पी कितना है 5, मतलब ये हो जाएगा 0। ये सेकंड केस के लिए हो गया। थर्ड केस के लिए साई डब्लू कितना है -1 + 0, यानी ये हो गया -1। और यहाँ के लिए साई डब्लू इक्वल टू साई एस कितना है -4 प्लस साई पी कितना है 2, तो यहाँ के लिए हो गया -2। तो हमारे पास आ गई 4 वैल्यू और हमें ये पता है कि जल हमेशा अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर जाता है। मतलब ये वैल्यू, ये मान जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना कम होता जाएगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा होता जाएगा। मतलब 0 की तरफ जो होगा वो उतना पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, ठीक है, तो वो वैल्यू ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा वैल्यू तो 0 होती है, 0 से ऊपर ये नहीं जाता। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू हो गई 0, मतलब सबसे अधिक वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ ये जाएगा। तो सबसे पहले अधिक वैल्यू जो है वो 0 है, मतलब सबसे पहले ये जाएगा बी में, यानी बी से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। अब उसके बाद बी के बाद अब यहाँ पे है -1 -2 -3, तो सबसे छोटा हो गया -3, उससे थोड़ा हो गया -2, फिर उससे -1, तो सबसे पहले अब ये -1 में जाएगा, मतलब ये सी में जाएगा, ठीक है। और सी के बाद ये जाएगा डी में और डी के बाद ये जाएगा ए में। तो जल की जो गति है, अपन इसकी जब दिशा देखते हैं, डायरेक्शन देखेंगे, तो ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला यानी 0 पे जाएगा बी, फिर उससे थोड़ी सी कम, फिर उससे कम और फिर सबसे कम, यानी सबसे ज़्यादा से सबसे कम की तरफ ये जा रहा है। तो इस तरह से जल विभव के अपन क्वेश्चन करते हैं। और बाकी जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में जो अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी जल विभव के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं परासरण। जल विभव के बाद अगला टॉपिक है परासरण, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो अपन काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कंटेनर है और पूरे कंटेनर में पानी भरा हुआ है और यहाँ पे अपन ने मान लीजिए 1 चम्मच नमक का घोल दिया, तो नमक के जो पार्टिकल हैं, नमक के जो कण हैं, अणु हैं, ये इसमें आके घुल गए, है ना। अगर हम देखें कि कम मात्रा में हमारे पास क्या है या ज़्यादा मात्रा में क्या है, तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे अपन कहते हैं सॉल्वेंट। जो अधिक मात्रा में यहाँ हम कहेंगे सॉल्वेंट यानी विलायक। दूसरा जो कम मात्रा में होता है उसको अपन कहते हैं सॉल्यूट, विलय। और दोनों को मिला के विलयन यानी सॉल्यूशन। विलायक, विलय और विलयन। विलायक मतलब सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस का, परासरण का मतलब होता है जो विलायक होता है, विलायक का परिवहन। विलायक का परिवहन किसी विलयन में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, या यूं कह सकते हैं कि विलायक का परिवहन, यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन को घुमाया भी जाता है। विलायक का परिवहन अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर। बात वही है भाई, अधिक जल विभव मतलब कि उसमें पदार्थ बहुत कम घुला होगा तभी जल विभव ज्यादा होगा, है ना। और अगर पदार्थ कोई ज्यादा घुला हुआ है तो उसका जल विभव जो है वो कम हो जाएगा। तो दोनों बात एक ही होती है कि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से जो विलायक का परिवहन होता है वो अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर, या तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन को 2-3 तरह से अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि किसी अर्धपारगामी झिल्ली से विलायक मतलब सॉल्वेंट
का परिवहन अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर। अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर। ठीक है। अच्छा, इस परिवहन के दौरान उस झिल्ली पर कुछ दाब भी लगता है जिसको अपन कहते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब मतलब जब वो पदार्थ मूव करेगा, जब वो पदार्थ का परिवहन होगा, तो वो अर्धपारगम्य झिल्ली में कुछ ना कुछ दाब लगाएगा और उसको अपन कहते हैं परासरण दाब। इसके लिए अपन एक फॉर्मूला भी देते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू सी आर टी, है ना। यहाँ पे सी जो है वो सांद्रता, कंसंट्रेशन, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट और टी यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो कुल मिला के जो परासरण दाब है वो उस पदार्थ की सांद्रता पर, मतलब उस विलयन में वो जो पदार्थ घुला हुआ है उसकी सांद्रता कितनी है, इस पर जो परासरण दाब होता है वो निर्भर करता है। जब हम छोटी क्लास में थे तब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट भी इसमें पढ़े थे। जैसे आलू वाला जो पार्ट होता है, आलू जो होता है उसमें अगर हम छोटा सा एक गड्ढा करें, आलू जो होता है उसमें एक छोटा सा गड्ढा करें और उसको आसपास पानी वाली जगह पे रख दें, तो क्या होता है, हमने देखा है कि जो अंदर गड्ढा है उसमें धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता जाता है। ये होता क्यों है? क्योंकि आलू में जो शर्करा होती है वो शर्करा क्योंकि अधिक सांद्रता में है तो वो चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, पानी को अपनी ओर खींचती है, जिससे हमें अंदर पानी वहाँ पे दिखाई देता है। ऐसे हम और भी एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि जो अंडे वाला भाग है, अंडे में हमको अर्धपारगम्य झिल्ली को अलग करना है, हमको जब अंडे में अर्धपारगम्य झिल्ली को अलग करना है तो पहले हम क्या करते हैं, उस अंडे के अंदर में से जो वाइट वाला पार्ट होता है और जो येलो वाला पार्ट होता है उसको अपन निकाल देते हैं। निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको अपन HCl के संपर्क में, बहुत ज़्यादा अम्लीय ना हो वो, ठीक है, HCl के संपर्क में अपन उसको रखते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो ऊपर जो छिलके वाला पार्ट होता है वो अलग हो जाता है और अंदर हमें पूरी साबुत एक झिल्ली वहाँ पे मिल जाती है। तो ऐसी झिल्ली जो है ये अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली होने के कारण अब जब हम इस अर्धपारगम्य झिल्ली को किसी पानी के संपर्क में रखेंगे तो वहाँ से अपन जल का परिवहन देख सकते हैं। पर जल का परिवहन जो होता है वो अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर ही होता है। अच्छा, अगर कोशिका की बात करें तो कोशिका में जल का अंदर आना ये कई कारकों पर निर्भर करता है। एक तो उसके आसपास किस तरह का वातावरण है इस पर भी निर्भर करता है, और दूसरी बात कि जो राजधानी होती है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। मतलब कोशिका झिल्ली और राजधानी ये दोनों जल के परिवहन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस पॉइंट को अपन लिख लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है पॉइंट। कोशिका में कोशिका झिल्ली एवं राजधानी में उपस्थित द्रव्य जल के परिवहन में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली और राजधानी ये दो अहम भूमिका निभाते हैं। और एक्चुअली में थोड़ा सा और अगर मैं डीप में जाऊं तो देखिए, जो वैक्यूल होता है, जो राजधानी होती है, उसके आसपास इसके ऊपर की तरफ एक परत होती है और इस परत को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और इस टोनोप्लास्ट की खासियत होती है कि ये
परिवहन जो है विपरीत दिशा में भी कराती है। विपरीत दिशा में कराती है मतलब सांद्रता जो प्रवणता होती है उसके विपरीत। और अगर विपरीत कोई चीज को ये लेके जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चीज को ये लेके जाएगी, तो सीधी सी बात है वहां पे एटीपी उपयोग होगा, है ना। तो एटीपी का खर्च करके यानी सक्रिय परिवहन दर्शा के ये जल का परिवहन आसानी से कोशिका में कहीं से भी करा सकती है। तो जल के परिवहन के लिए कोशिका झिल्ली और रसधानी यहाँ पे जरूरी होती है। अब देखिए, जो परासरण दाब है या जो सांद्रता है उसके आधार पर विलयन को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। सांद्रता या परासरण दाब के आधार पर, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। सांद्रता या परासरण दाब के आधार पर विलयन को अपन ने 3 पार्ट में बांटा है। इसमें पहला है, एक होता है अल्प परासरी विलयन, एक होता है अल्प परासरी विलयन। अब देखिए यहां पे अगर मैं कोशिका से अगर इसको कंपेयर करके बात करूं, जैसे मान लीजिए कि जैसे एक कंटेनर है और यहां पे कोई बाहर लिक्विड रखा हुआ है और यहां पे एक अपन ने मान लीजिए सेल रखी, ये अपन ने एक कोशिका यहां पे रखी, ठीक है। अच्छे से समझिएगा इसको, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बनते हैं और ये थोड़ा कंफ्यूज भी करती हैं चीज़ें। तो अपन ने यहाँ पे लिक्विड डाला, कोई भी लिक्विड हो सकता है वो, और यहाँ पे अंदर भी लिक्विड है, पर दोनों लिक्विड अलग अलग है, मतलब दोनों की सांद्रता यहाँ पे अलग अलग है। अब सांद्रता किसकी कम ज़्यादा है और उससे क्या प्रभाव होगा, देखिए जिसकी सांद्रता थोड़ी कम होती है, जिस विलयन की सांद्रता थोड़ी कम होती है उसको अपन कहते हैं अल्प परासरी विलयन। जिसकी सांद्रता कम होती है अल्प परासरी विलयन, जिसकी सांद्रता अधिक होती है अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन, ठीक है। और अगर दोनों विलयनों की सांद्रता बराबर है तब उसको अपन कहते हैं समपरासरी विलयन। अब तीनों में क्या होता है, कैसे चेंजेस कोशिका में आते हैं, किस तरह से कोशिका में बदलाव आता है, ये भी मैं बता रहा हूं। देखिए, जो अल्प परासरी विलयन होता है उससे जल बाहर की तरफ चला जाता है, मतलब वो जल रोक नहीं पाता अगर उसके आसपास कोई गाढ़ा सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो। मतलब जो अति परासरी विलयन है, जो अति परासरी विलयन है वो अपनी ओर पानी को खींचता है, अपनी ओर पानी को खींचता है। तो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, अल्प परासरी विलयन मतलब वह विलयन जिसकी सांद्रता कम होती है। विलयन जिसकी सांद्रता कम होती है उसको अपन कहते हैं अल्प परासरी विलयन। दूसरा आता है, अच्छा इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कई स्टूडेंट अल्प परासरी ना समझ के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से ज्यादा जानते हैं। दूसरा आता है अति परासरी विलयन। दूसरा है अति परासरी विलयन। तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता अधिक होती है। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में जब भी आप करेंगे ना तो ये चीज बहुत फायदा करेगी कि यह जल को अपनी ओर खींचता है। मतलब ऐसा आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आप जरूर ध्यान करिएगा कि जो अति परासरी विलयन होता है वो जल को अपनी ओर खींचता है,
वो आसपास जो द्रव्य होता है वो अपनी ओर उसको आकर्षित करता है, खींच लेता है। तीसरा आता है तीसरा है समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन मतलब जब दो विलयनों की सांद्रता बराबर होती है। जब दो विलयनों की सांद्रता बराबर होती है। अब देखिए इसमें तीनों केस अगर अपन देखें तो ये तो अपन ने डेली लाइफ में देखे हैं एग्जाम्पल। जैसे हम जब काबली चना, जब छोले हमको बनाने होते हैं तो हम रात में उसको भिगो के रख देते हैं और सुबह तक आते आते वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसके छोलों के अंदर जो लिक्विड होता है, तरल भाग होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो वो गाढ़ा पदार्थ जो है वो आसपास से जल को अपनी ओर खींच लेता है, तो थोड़ा सा फूल जाता है। और एग्जाम्पल बताऊं, जैसे किशमिश जो होती है, किशमिश को जब हम पानी में भिगो के रखते हैं तो उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। उसका कारण भी यही है, अंदर जो भाग है, अंदर जो तरल भाग है उसकी सांद्रता अधिक है, वो ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा है अंदर का लिक्विड, तो वो आजू बाजू से पानी को खींच लेता है, तो वो बड़ी हो जाती है। तो ये कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल हो गए। और अगर किसी विलयन में डालने के बाद अगर किसी कोशिका में या पदार्थ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब उसके अंदर का, उस कोशिका, उस पदार्थ के अंदर का जो तरल भाग है और जिसमें उसको रखा गया है, दोनों ही बराबर सांद्रता वाले हैं और उसमें किसी भी तरह का कोशिका में बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन अपन यहाँ पे एक दो डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि अगर एक कंटेनर में जल रखा गया है, अगर एक कंटेनर में जल रखा गया है और उसके अंदर एक कोशिका रखी गई या कुछ कोशिकाएं हैं। ये जो बाहर वाला सॉल्यूशन है, मान लीजिए इसको मैं ए नाम दे देता हूं, और ये सॉल्यूशन है अति परासरी। ये विलयन जो है ये हाइपरटोनिक है, ठीक है। और कोशिका को अगर इसमें रख दिया गया तो इसमें कोशिका में क्या बदलाव आएगा हमको ये बताना है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे ऑप्शन आता है कि कोशिका फूल जाएगी या कोशिका सिकुड़ जाएगी या कोशिका में कोई बदलाव नहीं होगा, तो आप सिर्फ एक ही बात ध्यान रखिएगा कि अति परासरी विलयन जो होता है उसकी खासियत होती है कि वो जल को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो अति परासरी विलयन जो है ये बाहर है और इसके संपर्क में कोशिका है, तो कोशिका के अंदर का जो तरल भाग है वो खिंच के बाहर आ जाएगा। कहां आ जाएगा? आसपास के माध्यम में आ जाएगा। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि कोशिका अंदर तरल भाग निकलता जाएगा और कोशिका एक समय के बाद सिकुड़ जाएगी। ऐसे होगा, ठीक है। अब एक तो हमने देख लिया कोशिका में क्या बदलाव आ रहा। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरह से पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर में कोशिकाएं रखी हुई हैं और ये जो सॉल्यूशन है बाहर की तरफ ये है ए, कोशिका के अंदर का जो सॉल्यूशन है, विलयन है, वो है बी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए ए और बी दो तरह के सॉल्यूशन हैं और दोनों तरह के सॉल्यूशन को कुछ देर संपर्क में रखने के बाद हमने ये देखा कि जो कोशिका जो थी वो फूल गई, ठीक है। यहां पे कोशिका में बदलाव आ रहा है, कोशिका फूल गई, और कोशिका फूल गई तो अब हमें यह बताना है कि कोशिका के बाहर जो विलयन था वो कैसा था। मतलब मैंने उस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, जो चीज अपन ने पहले डिस्कस की थी उसका जस्ट ऑपोजिट। इसमें अपन ने क्या किया था, इसमें हमने एक कंटेनर में लिक्विड लिया, ठीक है, और यहाँ पे कोशिका रखी। यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो लिक्विड था, ये जो तरल भाग था, द्रव्य था बाहर वाला, ये अति परासरी विलयन था, अति परासरी विलयन था। तो अंदर कोशिका में क्या बदलाव आया था ये हमें बताना था। तो अति परासरी विलयन की खासियत होती है कि वो जल को अवशोषित करता है, खींचता है आजू बाजू से। तो यहां से वो कोशिका से जल को खींच लेगा तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, मतलब कोशिका में यहाँ पे अल्प परासरी विलयन था। अगर कोशिका में कोई बदलाव नहीं आता तो वो फिर जो ये अति परासरी था तो ये भी अति परासरी था।
मतलब यहाँ पे फिर समपरासरी कंडीशन बन जाती है अगर कोई बदलाव नहीं आता तो, पर यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है, इसलिए हम बोलेंगे कि कोशिका यहाँ पे सिकुड़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है उल्टा। क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि एक कंटेनर में दो अलग अलग प्रकार के विलयन है, कि एक विलयन अपन ने यहां भरा हुआ है और दूसरा विलयन कोशिका के अंदर है। तो इस अवस्था में कोशिका जो है वो फूल जाती है। ठीक है, कोशिका अगर फूल गई तो कोशिका के अंदर का विलयन क्या होगा? अब आप आंसर बता सकते हो, ऑप्शन अल्पराशरी, अतिपराशरी, समपराशरी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कोशिका के अंदर अतिपराशरी विलयन है। अतिपराशरी विलयन क्या? क्योंकि वो जल को अवशोषित करेगा। भाई आजू बाजू से ये कोशिका अपने अंदर पानी जब खींचेगी तभी तो भर जाएगी ना, फूल जाएगी। तो इस अवस्था में अगर ये कोशिका फूल जाती है तो ये वाला फिर अतिपराशरी विलयन हो जाएगा और ये फिर अल्पपराशरी विलयन कहलाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है कि एक कंटेनर में दो प्रकार का विलयन, यानी बाहर की तरफ जो विलयन है और अंदर कोशिका वहां पे रखी है, और कोशिका रखने के बाद कोशिका में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये किस तरह का विलयन हो जाएगा? फिर अपन इसको समपराशरी विलयन कहेंगे। इस अवस्था में समपराशरी विलयन हो जाएगा। हमारी बॉडी में जो इंजेक्शन दिया जाता है दवाइयों के रूप में, या आंख में कई बार जो दवाइयां डाली जाती हैं ड्रॉप के रूप में, या कान में जो ड्रॉप डाले जाते हैं, ये सारे के सारे हमारी बॉडी का जो लिक्विड पार्ट होता है उससे समपराशरी सांद्रता बताते हैं। समपराशरी विलयन वहां पे देखा जाता है। क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए अगर बाहर से जो दवाई दे रहे हैं, जो लिक्विड डाल रहे हैं, जो मेडिसिन के फॉर्म में, जो भी इंजेक्शन के रूप में जो भी दिया जा रहा है, मान लीजिए अगर वो अल्पपराशरी होता तो क्या होता? जब वो अंदर जाता तो हमारी कोशिकाएं उसको अपनी ओर खींचती, मतलब उसके लिक्विड को अपनी तरफ खींचती, तो कोशिकाएं फूल जाती। ये तब होता जब अल्पपराशरी विलयन होता। और अगर दवाइयों का जो विलयन है अगर वो अतिपराशरी विलयन होता तो भी दिक्कत होती। अतिपराशरी विलयन में क्या हो जाता कि जैसी दवाई अपन डालते तो जो कोशिका के संपर्क में वो आता और उस कोशिका से जल को खींच लेता, तो कोशिका सिकुड़ जाती है ना। तो जो भी मार्केट में जो भी मेडिसिन बनती हैं, चाहे वो आंखों की, चाहे कान की, चाहे ब्लड में देने वाली, ये सारी की सारी जो सांद्रता जो इनकी होती है वो हमारे कोशिका के जो तरल भाग होता है उससे सांद्रता बनाई जाती है। अगर किसी पादप कोशिका को हम लंबे समय तक अतिपराशरी विलयन में रखते हैं, अतिपराशरी विलयन में अगर लंबे समय तक हमने किसी पादप कोशिका को रखा है, तो उस कोशिका में क्या बदलाव होगा? उस कोशिका में यह बदलाव होगा कि अतिपराशरी विलयन में रखने के कारण उस कोशिका का अंदर से लिक्विड निकलता जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। अगर इस स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो एक समय के बाद कोशिका की मृत्यु भी हो सकती है। और यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पे जीव द्रव्य कुंचन वाला पार्ट देखा जाता है, जिसे ज़्यादा डिटेल में आने वाली क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया जल विभव के बारे में और परासरण के बारे में। परासरण पर बेस्ड, सांद्रता पर बेस्ड 3 तरह का विलयन जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, बस इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप एक ही बात ध्यान रखिएगा, जो अतिपराशरी विलयन होता है वो अपनी ओर जल को खींचता है, तो इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आज अपन क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।